Hello everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel where we daily cover the current affairs and do their proper complete analysis in a very comprehensive manner. This is Arzu Kakkar, your mentor, and every day हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हर दिन का जो भी करंट अफेयर्स है फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज तो उसको इन डिटेल कवर करते हैं कीपिंग इन माइंड योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस अप्रोच दैट इज एन इंटीग्रेटेड वन। और साथ ही साथ हर एक सेशन में इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ बेस्ड ऑन द टॉपिक्स जो आपने पूरे इस 35 मिनट्स में कवर किया है। तो उसके बेसिस पे आपको वो आंसर करना रहता है इन द कमेंट सेक्शन, और वो ज़रूर आंसर किया करो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, और फिर उसके जो आंसर्स होते हैं एवरी डे नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली ले ही लेते हैं। तो बिना आपका टाइम लिए वेस्ट किए बेसिकली मैं सिंपली स्टार्ट करूंगी एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर दी क्वेश्चंस दैट वी हैड येस्टरडे। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट वाज रिगार्डिंग दी सोयूज स्पेसक्राफ्ट, जिसके बारे में हमने कंप्लीटली जाना। एम्प्टी सोयूज स्पेसक्राफ्ट जो है वो अभी पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, पूरी डिटेल जान ली थी। कौन सी स्पेस एजेंसी इससे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर कोई भी स्पेस एजेंसी जो है अगर ऑप्शंस में आप देख रहे हो तो वो स्पेस एजेंसी का नाम नहीं मेंशन जो एक्चुअली में इससे एसोसिएटेड है। आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी इससे एसोसिएटेड है। कोई आइडिया है? रशियन स्पेस एजेंसी। अगर कुछ याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस, याद आ रहा है? तो वो एजेंसी जो है वो इससे एसोसिएटेड है। सो इसमें आंसर होना चाहिए था रोस्कोसमोस, रशिया की स्पेस एजेंसी है। ऐसा आंसर अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर विल बी डी, नन ऑफ अबव। नासा, जापानीज, इसरो, कोई भी स्पेस एजेंसी इस स्पेसक्राफ्ट से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन था एमपी लैट स्कीम के बारे में, जो हमने करा था कि अभी रिवाइज नॉर्म्स आए हैं, अब एक पोर्टल आया है जो फंड फ्लो होगा वो उसके थ्रू होगा, ताकि आपकी जो आप 5 करोड़ रुपीज एवरी ईयर एमपीज को देते हो इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, अब वो ऐसे जाएगा ताकि आप ट्रांसपेरेंसी बना सको, इस स्कीम की एफिशिएंसी हो सके। गुड गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने साथ ले सकते हो, राइट? तो अब ये जो पैसा जाता है दैट इज ऑल्सो द फंड इज ऑल्सो नॉन लैप्सेबल। और ये पूरा का पूरा फंडा क्या है? एमपी लैट स्कीम, जहां पर एमपीज को बोला जाता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवाना है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, एजुकेशन, सैनिटेशन सब इंश्योर करना है, और वो ये सब एग्जीक्यूट कौन करता है? वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी से। क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एमपी लैट स्कीम इन इंडिया। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी। पहला था लोकसभा एमपीज हैव टू रिकमेंड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स इन देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली। ओके। Second statement said nominated members of both the Rajya Sabha as well as Lok Sabha, they can recommend the work anywhere in the country। तो यूजुअली क्या होता है ना, जब हम ओनली जैसे स्टेटमेंट देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, लेकिन हर बार ये आप अप्रोच नहीं काम करेगी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो जो लोकसभा के एमपी हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रिकमेंड करेंगे द वर्क इन देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली। जो राज्यसभा के एमपीज हैं दे हैव टू स्पेंड इट इन द स्टेट दैट हैज इलेक्टेड देम टू द हाउस। और नॉमिनेटेड एमपी जो हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, दे कैन रिकमेंड द वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, यहाँ पर ओनली एक कीवर्ड है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इज सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, हमने पढ़ा था क्या ये सेक्टर स्कीम थी या स्पॉन्सर्ड स्कीम थी? तो एक मतलब ये तो अब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस स्कीम को। तो वो आंसर मुझे चाहिए आप सबका कमेंट सेक्शन के अंदर। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि आज के टॉपिक्स अपने को क्या है हमारे आज के इस सेशन के अंदर। तो कुछ टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ मेंस में कहाँ पर रेलिवेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं वो भी आपको मेंशन कर दे रही हूँ। पहला तो ये है
एक पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड जनरेशन स्टेशन है साउथ में, उसका नाम मैं आपको बताऊंगी, तेलंगाना में है वो। और ये वही, इट इज द मोस्ट फर्स्ट अमंग द स्टेट PSU इन द कंट्री टू हैव फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट, FGD प्लांट। अब ये FGD प्लांट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, थर्मल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, बहुत सी बातें हैं, एनवायरनमेंट सेक्टर से भी लिंक हो जाता है, GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अभी रिसेंटली 4 साल कंप्लीट किए हैं, तो इस स्कीम के बारे में जानेंगे। GS पेपर 2 से इसका रेलिवेंस है, प्रीलिम्स में बहुत ही अच्छे सवाल बन सकते हैं। प्रीलिम्स में तो देखो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मेंस में भी जहाँ इंपॉर्टेंट है वो भी साथ साथ मेंशन करती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए GS पेपर 1, 2, 3, 4 कहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हो। मैड काउ डिसीज क्या है, रिसेंटली न्यूज में रही है, तो साइंस एंड टेक से आप इसको लिंक कर सकते हो। प्रीलिम्स तो देखो हर जगह है, आई एम नॉट राइटिंग है प्रीलिम्स, बट मेक श्योर कि प्रीलिम्स रेलिवेंट ये टॉपिक सारे के सारे हैं, प्लस मेंस भी हो गया। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8th एडिशन जो है, ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया इस एक्सरसाइज में, तो इसके बारे में भी जानेंगे, प्रीलिम से सवाल बन सकता है। फिर एक वल्चर है, और वल्चर के बारे में तो हम ऑलरेडी, अगर आप रेगुलर ये सेशंस देख रहे हो, मैंने इन डेप्थ कवर किया है वल्चर, जब ऑलरेडी न्यूज़ में भी थे पहले, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सेशंस को लिंक करके देखो, ऐसा नहीं है एक दिन देख लिया अगले दिन छोड़ दिया, बिकॉज कनेक्टेड ही रहती हैं करंट अफेयर्स, राइट। सो यहाँ पर हिमालयन ग्रिफिन वल्चर जो है, इट वाज साइटेड इन दी तेराई फॉरेस्ट रेंज के आसपास, तो उसके बारे में जानेंगे। वल्चर्स के बारे में वापस से थोड़ा सा देखेंगे, GS पेपर 3 से रेलिवेंस है। इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट टू बिल्ड 6 सबमरीन, जहां पर इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है, जर्मनी के साथ ये प्रोजेक्ट है, रिसेंट न्यूज में रहा है, किसने विजिट किया इंडिया में, तो वो सब होगा, आपके इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको GS पेपर 2 के साथ भी लिंक कर सकते हो। और सबमरीन्स के बारे में अगर आप जानो, प्रोजेक्ट जो है 75I, तो ये सब आप अपने साइंस एंड टेक के साथ भी ले सकते हो, तो दोनों वे इट कैन हेल्प यू। प्रीलिम्स में तो एनी वे यू नो दैट ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहली स्कीम, पहली न्यूज वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान स्कीम। इट कंप्लीटेड 4 years ऑन दिस 24th of Feb 2023। तो 2019 में, दैट इज इन 2019, दिस स्कीम वॉज लॉन्च टू हेल्प द फार्मर्स टू प्रोवाइड देम द फाइनेंशियल assistance. So as to provide them the financial assistance, 6,000 rupees is given per annum. So please do remember, and this 6,000 is given in installments. So it is given in how many installments? 3 equal installments. मतलब every 4 month आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ये अमाउंट पहुंच जाएगा। आप टोटल 6,000 दे रहे हो पर ईयर फार्मर्स को। पहले ये सोचा था कि इनिशियली दिस वाज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बट लेटर ऑन, मतलब पहले तो ऑल दी फार्मर्स जिनके पास 2 hectares तक की लैंड होल्डिंग थी, फॉर देम दे वर एलिजिबल इन दिस स्कीम, बट नाउ द स्कोप ऑफ दिस स्कीम वाज एक्सटेंडेड एंड इट कवर्ड ऑल दी लैंड होल्डिंग फार्मर्स, राइट। लेकिन फिर भी देखो 6,000 रुपये साल का मिल रहा है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये स्पेसिफिकली उनको ही बहुत हेल्प करेगा, राइट। लॉन्च हुई थी 2019 के अंदर ये स्कीम, सो एज टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स। और यहाँ पर डू रिमेंबर, एज फार एज इट्स फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न, दैट इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहती है, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फार्मर्स की स्कीम है तो फार्मर्स वेलफेयर की मिनिस्ट्री है। फंडा यही है जो फार्मर्स को अपने प्रोक्योर करने रहते हैं इनपुट्स टू, सो दैट दे इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ, एप्रोप्रिएट यील्ड हो, राइट। सो एज टू सप्लीमेंट देयर फाइनेंशियल नीड्स, द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद PM किसान स्कीम। क्लियर, बहुत ही सिंपल, सॉर्टेड, इजी स्कीम थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और प्रीलिम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। आगे चलते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट है, इस प्लांट का नाम है सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट। ये पावर प्लांट तेलंगाना के अंदर है। ये पहला स्टेट PSU है कंट्री के अंदर दैट हैज दिस FGD प्लांट, flue gas desulfurization plant. This is the first public sector
कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन इन द साउथ। और पहला स्टेट PSU है आपकी कंट्री में, कहां पर है? तेलंगाना के अंदर, टू हैव दिस FGD प्लांट। अभी FGD प्लांट क्या है वो जानते हैं, इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो देखो यहां पर 100% यूटिलाइजेशन होता है ऑफ द फ्लाई ऐश जनरेटेड, एंड दिस पावर प्लांट हैज वन द बेस्ट फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन अवार्ड ट्वाइस ऑलरेडी। होता क्या है FGD प्लांट के अंदर? जब आप कोयला जलाते हो, ऑब्वियसली जलाओगे, थर्मल पावर प्लांट है, तो जो सल्फर रिलीज होता है, ये प्लांट क्या करता है? ये प्लांट बस वहां पर हेल्प करता है और डीसल्फराइजेशन वो करता है, सल्फर को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देगा, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पहले ये प्लांट क्या करेगा? इट विल प्रोसेस दैट सल्फर एंड अदर गैसेस दैट आर जनरेटेड इन दिस फायरिंग द कोल फॉर पावर जनरेशन, और फिर उसके बाद दिस प्लांट विल प्रोसेस दैट सल्फर को प्रोसेस करने के बाद आप ये देखो, द जिप्सम दैट इज जनरेटेड, आप इसको फिर यूज कर रहे हो फर्टिलाइजर में, सीमेंट में, पेपर में, टेक्सटाइल्स में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट? सो इट सेल आर लाइकली टू कंट्रीब्यूट इन द मेंटेनेंस ऑफ दिस FGD प्लांट। जब आपने उस सल्फर को प्रोसेस किया, वहां से जो जिप्सम एक्सट्रैक्ट किया वो भी आप यूज कर रहे हो, एंड देन दिस प्लांट रिमूव्स दैट सल्फर फ्रॉम द फ्लू गैस बिफोर इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो उससे क्या होगा? आप एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम डाल रहे हो। ये इसका जो है लॉजिक है, ये इसका फंडा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। एंड इफ यू नो, जो आपकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है हमारी, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दे हैव सेट अ डेडलाइन ऑल्सो for the installation of these plants. Like for coal based power plants, they have set an installation till December and 2026 ये होना चाहिए for the non retiring plants, और for the retiring plants it is December and 2027. So there is a deadline that has been given by the government of India कि आपको FGD plants को install करना है, right? थर्मल पावर सेक्टर की अगर बात करूं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप, वही सारी बात आती है कनेक्टिविटी और लिंकेज की। मैंने पहले भी, आई रिमेम्बर, इसी डेली न्यूज एनालिसिस में कितना % कौन सा सेक्टर अभी लाइक थर्मल पावर सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कितने % उनका कंट्रीब्यूशन है। जब हमने न्यूक्लियर रिएक्टर की भी बात करी थी वहां पर, तो मैंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी थी। इफ यू आर डेली कनेक्टेड विद दिस सीरीज, आपको याद आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट? थर्मल पावर सेक्टर, वहां पे भी बताया था, स्टिल इट इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 75% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। इसको हम धीरे धीरे कम भी करना है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ हमारे स्टेप्स हैं आगे, राइट? इंडिया की टोटल थर्मल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2022 तक थी 236.1 गीगावाट, जिसमें से 58% जो है दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू थर्मल पावर फ्रॉम दी कोल। सबको पता है, एवरीबडी जो कनेक्टेड है, जो डेली न्यूज पढ़ रहा है, स्टैटिक लिंक्ड है, थर्मल पावर प्लांट से इश्यूज क्या हैं? सबसे बड़ा ही यही है, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और कितने पॉल्यूशन रिलीज करते हैं एयर में। और अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हमारे कितने एजेंडाज हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। सो सीरियस हेल्थ एप्लीकेशंस भी होती हैं फॉर द पीपल दैट आर लिविंग नियर टू दीज प्लांट्स, राइट? सो कुछ एरियाज में थर्मल पावर प्लांट्स दे कंज्यूम, मतलब जहां पर पानी की स्कार्सिटी हो जाएगी, इन सम एरियाज वेयर दीज थर्मल पावर प्लांट्स आर, बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर। ऊपर से कोल सप्लाई आप इंपोर्ट कराओगे, राइट? ये सबको पता है, कोल इज मोस्टली इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो पूरी जो सप्लाई डिसरप्शन है, इट कैन लीड टू दैट, प्राइस वोलेटिलिटी होती रहती है। सो दीज थर्मल पावर प्लांट्स हेविली रिलाई ऑन द कोल ऑल्सो। अगर मैं बात करूं इंडिया के कोल इंपोर्ट की, टिल 2022 208.93 मिलियन टन
कोल इंपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट आप कम कर सकते हो. फाइनेंशियल हेल्थ, बिल्कुल. सी थर्मल पावर प्लांट्स, मेनी ऑफ देम दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज एंड समटाइम्स दे फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेज ड्यू टू कोल के प्राइसेस. जैसे मैं बता रही हूँ, प्राइस वॉलेटिलिटी है तो पूरी जो डिस्ट्रप्शन चेन के अंदर होती है वो होती है. देयर आर मेनी अदर फैक्टर, लो डिमांड, हाई कोल प्राइसेस, एंड इट लीड्स टू सर्टेन प्लांट्स जहां पर दे आर शट डाउन और उनकी कैपेसिटी जो है, ऑपरेटिंग कैपेसिटी, वो लो हो जाती है. राइट. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपके मेंस के आंसर राइटिंग में. मूविंग ऑन, एक एक्सरसाइज है, देख रहे हो. एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग and Indian Air Force is participating in this exercise. ये exercise is being hosted by, वो पता होना चाहिए आपको, UAE. तो important है UAE. तो आपको comment section में you have to tell me there are certain 2 other bilateral exercise between UAE. Please name them in the comment section. तो 2 मैंने आपसे मतलब 2 एक्सरसाइजेज हैं, 2 अदर बायलेटरल एक्सरसाइज हैं जो इंडिया की होती हैं यूएई के साथ. प्लीज नेम देम इन द कमेंट सेक्शन. अब बात करूं अगर यहाँ पर डेजर्ट वाली एक्सरसाइज की, दिस एक्सरसाइज इज द एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज जो यूएई होस्ट कर रहा है. एंड यहाँ पर इंडिया की तरफ से बात करूं तो यहाँ पर LCA तेजस 2C-17 एयरक्राफ्ट जो हैं दे विल बी पार्टिसिपेटिंग. तो आप ये देख भी सकते हो. और एयर फोर्सेज यूएई की, ईरान की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, मोरक्को, स्पेन, यूएसए, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. एंड इट इज शेड्यूल्ड, दिस एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 27th of February to 17th of March. एक सवाल है, भूलना नहीं है. कमेंट सेक्शन में मुझे सभी के आंसर चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज आस्किंग यू the 2 other bilateral exercise of India and UAE. ठीक है. ओके. इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट टू बिल्ड 6 सबमरीन्स. अब यहाँ पर अगर आपको पता हो, जो वाइस जो चांसलर हैं जर्मनी के, ऑल स्कॉल्स, ये इनकी विजिट हो रखी है इंडिया में. इन्होंने अभी रिसेंटली, इंडिया और जर्मनी ने, दे हैव अ डील दैट इज ऑफ $5.2 बिलियन. ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में, GS पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी बैठती है इसकी. इस डील के अंदर the foreign submarine manufacturer will have to partner with an Indian company to build the submarines in India. मतलब इंडिया में सबमरीन्स अपने को, अब हम बात करना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्ट हो लिया, इंडिया में बिल्ड करनी है. और साथ ही साथ इंडिया को भी रिक्वायरमेंट है, जर्मनी को भी है. Germany is very keen to pursue this route, government to government route, for jointly manufacturing these submarines for the Indian Navy requirement also. They will be the advanced conventional submarines. देखो, एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, अगर आपको पता हो, जहां पर कलवरी क्लास सबमरीन जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं. 6 कलवरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास आप बोल सकते हो. दीज कन्वेंशनल सबमरीन्स आर देयर अंडर द प्रोजेक्ट 75, जो कि है इन दी पार्टनरशिप, सबको पता है, विद दी मैज़गांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड. ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75I, जिसमें कि मैं बात कर रही हूँ, इंडिया एंड जर्मनी है, जहां पर दिस प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट अंडर दिस न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. ऑलरेडी सबमरीन्स हम बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर अब हम थोड़ा सा एक एडवांस स्टेप आप बोल सकते हो ले रहे हैं. दे विल बी दी एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स. क्या एक अलग फीचर होगा? बहुत से अलग फीचर्स होंगे, बात भी करूंगी. यहां पर दिस प्रोजेक्ट मॉडल विल सी एन इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पार्टनर्स विद द इंडियन कंपनी. जो इंडियन कंपनीज है, L&T, मैज़गांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ, एंड दे विल शेयर द टेक्नोलॉजी. दे विल इंडियन कंपनी विल मैन्युफैक्चर द सबमरीन्स विद जर्मनी इन इंडिया. मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस P75I इज द सेकेंड प्रोजेक्ट टू बिल्ड द सबमरीन्स इन इंडिया. एंड इससे पहले वी हैड दिस P75 जिसमें अपन ने कलवरी क्लास सबमरीन्स करी थी. ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें वो क्या है, एक्स्ट्रा बातें क्या है? सी,
फॉरेन कंपनी, यहाँ पर देखो इंडिया की काफ़ी कुछ डिमांड्स भी हैं, यहाँ पर हमारी कुछ कंडीशंस भी हैं। सबसे पहले तो द इंडियन कंपनी विल बी देयर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ वी नीड टू ट्रांसफर अ नीश टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं अब एक क्लॉज की, जो कि एक इट इज़ अ सोर पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द फॉरेन फर्म्स, दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। हम एडिशनल और एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। ये एक AIP जो है, इससे क्या होगा, जो सबमरीन्स हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक पानी में नीचे रह पाएंगी, राइट। सो दिस इज द फॉरेन कंपनी एंड वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी इनटू दिस न्यू प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, दैट इज ऑफ अबाउट, दिस डील इज ऑफ अबाउट $5.2 बिलियन। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर हो गया फंडा। अब चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे, दैट इज अबाउट एन इंडेक्स। और ये इंडेक्स आपके प्रीलिम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स बात कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जिसमें इंडिया की रैंक है। टोटल 55 इकोनॉमीज, ग्लोबल इकोनॉमीज आर रैंक। इंडिया की रैंक is 42nd in the recently released International Intellectual Property, IP means Intellectual Property Index। इस इंडेक्स को जानने से पहले अपन को पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। आपने कुछ बनाया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत रिसर्च, फंडिंग, राइट, आपकी इन्वेंशन है, आपका वर्क, आपका डिजाइन, आपका सिंबल, योर नेम, योर इमेज, यू आर यूजिंग इट। डोंट यू थिंक दैट यू हैव अ राइट फॉर इट? You should have certain exclusive rights for it। वहीं आपको मिलता है पेटेंट, so as to protect that। So there are several types now, जैसे डोमिनोज है या फिर मैकडोनल्ड्स है, KFC है, they have their own trademark। कॉपीराइट मिलता है आपको, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, they are basically several types of property protection। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर वही है, इट रेफर्स टू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब वही है, वे इट रेफर्स टू द क्रिएशंस ऑफ द माइंड, योर इन्वेंशंस, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर कम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दीज आर द लीगल राइट्स, दीज आर द लीगल राइट्स। ये किसको दिए जाते हैं? आप क्रिएट कर रहे हो, आपको दिए जाएंगे। हु इज द क्रिएटर, हु इज द इन्वेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हर एक कंट्रीज में ऑब्वियसली अलग अलग राइट्स हैं। ये देखने के लिए कि हर एक कंट्री में जो जो राइट्स हैं, आर दे बीइंग गिवन प्रॉपर, इस इंडेक्स का एम ही यही है, टू हेल्प टू हैव प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बेटर इकोनॉमिक फ्यूचर मार्क्ड बाय ग्रेटर इनोवेशन, ग्रेटर क्रिएटिविटी, ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस हो। तो इवैल्यूएट किया जाता है यही IP राइट्स को इन डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमीज। टोटल 55। इंडिया की रैंक जो है दैट इज 42nd सॉरी। और कितने इंडिकेटर्स होते हैं? 50 यूनिक इंडिकेटर्स में। कोई देखो, कभी कभार जनरली क्या होता है ना, इंडेक्स के अंदर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जहां पर 3 4 5 होंगे, हम क्लब कर देते हैं, अपन को याद भी करने रहेंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है ये इंडेक्स कौन से पैरामीटर से आया, मतलब आपने इंडेक्स लाया, विच ऑल पैरामीटर्स वर देयर दैट वर इंक्लूडेड। यहाँ पर नहीं याद करने का है, 50 यूनिक इंडिकेटर्स हैं, कितने 50 याद करते रहोगे, राइट। सिंपली याद कर लो दैट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज एनुअली रिलीज्ड, इट इज रिलीज्ड बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। IP राइट्स जो है द इंडेक्स इवेल्युएट इन 55 ग्लोबल इकोनॉमीज। इंडिया की रैंक है 42nd एंड दिस इवेल्युएशन इज डन बेस्ड ऑन दी 50 यूनिक इंडिकेटर्स। दिस इंडिकेटर्स में आता है प्रॉपर पेटेंट पॉलिसीज, कॉपीराइट पॉलिसीज, रेटिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटीज, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। इंडेक्स का एम भी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट रैंक किसकी है? US की। US के बाद UK की, आफ्टर UK फ्रांस, आफ्टर फ्रांस तो बहुत है। इंडिया की रैंक 42nd है। इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, थोड़ा क्या पूरा ही मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है GS पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन से। आप इस न्यूज़ को लिंक कर सकते हो। पहली बात, प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। दूसरी बात क्या है? बात ये है, वल्चर देख रहे हो, ये वल्चर है। इस वल्चर का नाम है हिमालयन ग्रिफिन। ये वल्चर देखा गया है इन द रेंजेस ऑफ तेराई फॉरेस्ट रेंज आफ्टर नियरली 15 ईयर्स। वल्चर्स के बारे में मैंने बहुत बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी इन द DNA दैट इज डेली न्यूज़ एनालिसिस।
वापस से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, जिन्होंने नहीं देखा है ठीक है। लेकिन इस वल्चर के बाद में बात नहीं करी थी, इन जनरल वल्चर्स के बारे में बात करी थी, द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन बाय इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट सो एज टू प्रोटेक्ट देम एंड व्हाई यू नीड टू प्रोटेक्ट देम। अब बात करते हैं हिमालयन ग्रिफिन की, जो कि अपने को देखने को मिला है इन दी तेराई रीजन्स। दिस इज एन ओल्ड वर्ल्ड वल्चर। Now what do you mean by, पहली ही टर्म आ गई ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड बेसिकली बिलोंग, मतलब you are saying to that vulture that originally belonged to the continents of Europe, Asia, Africa. So they are collectively, now that the term is used, that is old world, right? So it is one of the two largest old world vultures and a true raptor. इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, क्योंकि मैंने आपको बताया था वल्चर्स जो हैं दे फीड ऑन दी डिसीज कार्कैसेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, राइट? सो दे हैव देयर हैबिट ऑफ ईटिंग देम एंड यहाँ पर बात ये है, चाहे मैं इसकी बात कर लूँ, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज नेचर्स गार्बेज कलेक्टर्स। दे हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन ऑफ वेस्ट। इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि दिस वल्चर्स आर सस्केप्टेबल टू टॉक्सिसिटी। जो डाइक्लोफिनेक ड्रग जो हम कंज्यूम करते हैं, पेन किलर्स, वो टॉक्सिक है इनके लिए, जिनकी वजह से इनकी जो ये कंज्यूम कर लेते हैं, ये ड्रग्स कैसे कंज्यूम करते हैं, और जब ये रेजिड्यूज पे बेसिकली उन्हीं पे ही तो वही तो खाते हैं, दे ईट दैट एनिमल कार्कैसेस, दे फीड ऑन देम। और वो डाइक्लोफिनेक ड्रग अगर किसी ने कंज्यूम करी हुई है तो वो यहाँ जाती है, यही फूड चेन है, और उसके चलते इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया इस ड्रग पे। अब थोड़ा सा पहले इस वल्चर की बात कर लूँ वापस से, तो ये वल्चर जो है इसका कंजर्वेशन स्टेटस देख लो, दैट इज नियर थ्रेटेंड। तो ये वल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? हिमालयाज में देखने को मिलता है, तभी ये हिमालयन, आप देख रहे हो टर्म यहाँ पे लग चुकी है। दे मोस्टली लिव इन द हिमालयाज ऑन द तिब्बतन प्लेटू, इंडिया, नेपाल, भूटान, सेंट्रल चाइना, मंगोलिया। दे आर फाउंड इन द सेंट्रल एशियन माउंटेन्स, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो एंड दे माइग्रेट टू द नॉर्दर्न इंडिया ऑल्सो। India is home to how many species of vulture? 9 species. इन 9 species का मैंने प्रॉपर IUCN स्टेटस यहाँ लगा दिया है, आपको याद करना रहेगा। लाइक ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, स्लेंडर बाइल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लॉन्ग बाइल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इजिप्टियन वल्चर एंडेंजर्ड, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये सारे IUCN स्टेटस की लिस्ट है, नो के नो है। और इंडियन ग्रिफिन वल्चर लीस्ट कंसर्न, अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं हिमालयन ग्रिफिन, नियर थ्रेटेंड, राइट? सो ऐसे ही बाकी 2 भी हैं, वो भी नियर थ्रेटेंड है, तो ये आपको याद में रख लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और अब तो दूसरी तीसरी बार वल्चर न्यूज में आ गए हैं, तो यू कैन नॉट स्किप दैट। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको लिखना रहेगा द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू रिकॉल National Board for Wildlife approved a plan for the vulture conservation 2020 till 2025, जिसमें हमने बहुत बातें करी थी। If you remember, we talked about vulture conservation centers, vulture safe zones, rescue centers, right? Vulture census, a database on threats to vulture. तो ये सब मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ, और ये सब कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं ये लगाए जा रहे हैं। देयर आर प्लान्स सो एज टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशन। ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं आपके अगले आर्टिकल पे, दैट इज रिगार्डिंग मैड काउ डिसीज। क्या है ये डिसीज, कैसी डिसीज है, क्यों न्यूज में है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि ब्राजील ने has halted its beef exports to China, जब वहां पर मैड काउ डिसीज के केसेस कंफर्म हुए हैं। ये एक डिसीज है दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ कैटल। गॉट इट? तो यहां पर उनका नर्वस सिस्टम जो है कैटल्स का, वो इफेक्ट होता है। सिम्टम्स बताऊंगी। इस डिसीज का साइंटिफिक नेम है BSC। BSC मीन्स बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। तो BSC इट इज ऑल्सो नोन एज। यहां पर क्या होता है, इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इट इज ट्रांसमिसिबल, स्लोली प्रोग्रेसिव एंड अ फेटल डिसीज। ये डिसीज के पहले 2 केसेस जो हैं दे वर आइडेंटिफाइड इन 1986
in UK. इस इन्फेक्शन की वजह से दिस इन्फेक्शन क्रिएट्स अ बंच ऑफ होल इन द काउज ब्रेन, राइट, वेयर इट्स सेल्स शुड बी. तो वहां से ये डिसीज जो है फिर वो उनके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने लगती है और फिर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ट्रांसमिशन जो है ये होता है व्हेन दे आर ईटिंग लाइक कंटामिनेटेड, ईटिंग फीड दैट इज कंटामिनेटेड विद द पार्ट्स दैट केम फ्रॉम अनदर काउ जो कि सिक थी एंड दे वर हैविंग दिस BSE. यहाँ पे क्या होता है ना, इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटीन प्रायन. ये जो प्रोटीन है दैट इज नॉर्मली फाउंड. अब यहाँ पर ये प्रोटीन इट गेट्स ऑल्टर्ड. जब ये ऑल्टर हो जाता है तो इट डिस्ट्रॉय द नर्वस सिस्टम टिश्यू, राइट. सिम्टम्स क्या है? इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी. एक जो सिक काउ होगी इट विल हैव ट्रबल इन वॉकिंग एंड गेटिंग अप एंड इट यूजुअली टेक्स 4 to 6 years फ्रॉम द टाइम द काउ इज इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर BSE. कोई वैक्सीन अवेलेबल है? नो, देयर आर नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस डिसीज. अब बात कर लेते हैं थोड़े से सवाल जवाब की. कुछ Q&A देख लेते हैं जो भी आपने अभी तक किया है. बेस्ड ऑन दैट यू हैव 2 क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर आई एक्सपेक्ट कि आप सब कमेंट सेक्शन में दोगे. पहला है विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. 4 स्टेटमेंट्स हैं. यू हैव टू टेल विच इज द करेक्ट वन. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019 टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स. Financial benefit of rupees 6,000 is given in 3 installments and it is transferred into the bank accounts. It is a central sector scheme. It is implemented by Agriculture and Farmers Welfare Ministry. 4 statements hai. Tell the correct one in the comment section. Acha. Next is consider the following statements and then you have to tell with respect to this question कि कौन सी statement जो है that is incorrect, right? So, 2 statements are given. Thermal power sector is a major source of electricity generation in India and Singareni thermal power plant in Telangana is the first state PSU in the country to have flue gas desulfurization plant. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मेंशन दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन और मैं उम्मीद करूंगी कि सब लोग एवरी एस्पिरेंट विल मेंशन द आंसर. ये आप ही के बेनिफिट के लिए और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप इनके आंसर्स दोगे. और इसकी डिस्कशन जो है इन 2 क्वेश्चंस की कल के सेशन में लेंगे. आई होप यू आर टेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ दीज सेशंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कंसिस्टेंटली इन सब सेशंस को देखो. All you need to do is subscribe to Sriram's IAS YouTube channel for further notifications. Do share this session with your other friends and don't forget to like this lecture as well. Thank you everyone. Take care.